कम टू द पॉइंट ऑफ एटॉमिक मास। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड का ज़रूरत होता है। मेजरमेंट में हम किसी भी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट, अलग अलग स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया गया है। एटम के मास को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया था वो था कि हम लोग इसमें किसी भी एटम के मास को कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के एक एटम के मास से। मतलब हाइड्रोजन के मास को स्टैंडर्ड बनाया गया। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक हाइड्रोजन का मास ग्राम में है। और इसी को स्टैंडर्ड बनाया गया। कहा गया कि किसी भी एटम के मास को इसी मास से कंपेयर किया जाएगा, इसी मास से किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज 2.56 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। एक ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल मास ग्राम में 2.56 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब इसी ऑक्सीजन के मास को हाइड्रोजन के मास से कंपेयर कीजिए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? 2.56 मैंने ऑक्सीजन के मास को हाइड्रोजन के मास से डिवाइड कीजिए। 24 ऊपर गया, 24 प्लस हो गया पावर में, और अल्टीमेटली ये आ गया। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 16। ये जो 16 है ये बता रहा है कि एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मास से 16 टाइम्स हेवियर है। तो शुरू में हाइड्रोजन के मास को ही स्टैंडर्ड माना गया और बोला गया कि एटॉमिक मास इज अ नंबर। जैसे 16 एक नंबर आया है, विच एक्सप्रेस हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हेवियर दैन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। माने एटॉमिक मास एक नंबर है जो बताएगा कि ये जो मास आया है, ये जो वैल्यू आया है वो हाइड्रोजन के मास से कितना गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स हेवियर। तो बाद में क्या हुआ कि हाइड्रोजन का आइसोटोप डिस्कवर हो गया। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, H1, H2, H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि जो उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हाइड्रोजन के मास का, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफर कर गया। हम लोग जो स्टैंडर्ड बनाए थे वो प्रोटियम को बनाए थे, लेकिन आप किसी भी सोर्स से हाइड्रोजन को अचीव कीजिए तो उसमें हाइड्रोजन 1 भी होता है, हाइड्रोजन 2 भी होता है, हाइड्रोजन 3 भी होता है। मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का मिक्सर होता है, इसलिए उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से नहीं मिलेगा। और स्टैंडर्ड बनाने के लिए रूल है कि उसका वैल्यू जो होता है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो बाद में हम लोग ऑक्सीजन को भी सिलेक्ट किए, क्लोरीन को भी सिलेक्ट किए स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन अभी हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो कार्बन 12 को कर रहे हैं। कार्बन का भी आइसोटोप है C12, C14, C13। अब C12 का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी C12, C13, C14 का जो अमाउंट है किसी भी सैंपल में वो इग्नोरेबल है। मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत कम है, वो वैल्यू को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए कार्बन को सिलेक्ट किया गया। कार्बन के एक एटम का मास जो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ये कार्बन के एक एटम का मास है। हम लोग सोर्स के फॉर्म में कार्बन को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये तय किया गया कि ये जो वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसी वैल्यू को अब हम लोग इस वैल्यू से अचीव करेंगे। इस वैल्यू से क्या किया गया? इसके लिए 1.99 इंटू 10⁻⁻23 को डिवाइड किया गया। 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, 6 से कीजिए। जैसे ही आप इसे 12 से करते हैं, 12 से डिवाइड करने के बाद ये जो इसका वैल्यू आता है एग्जैक्टली हाइड्रोजन के मास के इक्वल हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस बिकम इक्वल टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? ये जो मास है ये कार्बन के मास का 12th पार्ट है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? दिस इज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? ये कार्बन के मास का 12वां भाग है, 12th पार्ट है। इसी को स्टैंडर्ड माना गया और इसको माना गया 1U, वन यूनिफाइड मास। किसी भी एटम के मास को अब डिटरमाइन करने के लिए इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू
मास ऑफ वन एटम ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन atom, which become equal to mass of one atom ग्राम में। और जो कार्बन के मास का जो 12th पार्ट आया है वो क्या आया है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया। दस एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ग्राम में होना चाहिए उसका मास, डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24। जो एटॉमिक मास का यूनिट होगा वो यूनिफाइड मास होगा। यू मीन्स होता है यूनिफाइड मास। तो इस प्रकार ये एटॉमिक मास का फॉर्मूला हुआ। अगर आप इस फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मास ऑफ वन एटम ग्राम में इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू एटॉमिक मास इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ये ग्राम में हो जाए। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, चूँकि इस फॉर्मूले से जो मास निकलेगा, इस फॉर्मूले से जो एटॉमिक मास निकलेगा इस फॉर्मूले से, वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि आप एटम के मास को कार्बन के मास के 12th पार्ट से कंपेयर कर दिए, रिलेट कर दिए, इसलिए वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। लेकिन जब किसी भी एटम का मास ग्राम में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मास ऑफ वन एटम। अगर आप उसका रिलेटिव मास निकाल रहे हैं तो उसको आप बोलिएगा एटॉमिक मास। दोनों में डिफरेंस है। एटॉमिक मास का यूनिट यू होगा और मास ऑफ वन एटम का यूनिट ग्राम होगा। क्लियर हो गया? इस फॉर्मूला से आप किसी भी एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास को आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ वन हीलियम एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास 4 यूनिट होता है, इसलिए इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए कितना इसका मास आता है। जो भी आएगा वो हीलियम के एक एटम का मास ग्राम में निकलेगा। 4 जो हुआ इसका वो रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ, और जो ग्राम में आएगा वो एक एटम का मास ग्राम में निकलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास।